हेलो स्टूडेंट्स, आज से हम लोग जो है वो एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसे कि अभी तक फर्स्ट ईयर की चल रही थी, मैथमेटिक्स इंटर की चल रही थी और बीएससी यानी ग्रेजुएशन की भी चल रही थी। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि टीजीटी पीजीटी की भर्तियां जो हैं वो आ चुकी हैं और अभी जो है कल ही जो है वो ये न्यूज़ आई कि वो भर्तियां जो है वो विज्ञप्ति निरस्त कर दी गई और फिर उसको रिवाइज करके जो है वो भर्ती वापस जो है विज्ञप्ति उसकी जारी की जाएगी। तो हमें जो है वो अपने प्रयास में लग जाना है। जितना भी समय मिलेगा उसमें हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रिपरेशन करेंगे। तो आज से ये नई सीरीज़ जो है वो स्टार्ट हो रही है। तो हम लोग मैथमेटिक्स में स्टेप बाय स्टेप जो है वो कवर करेंगे, जो भी हमारी मैथमेटिक्स की ब्रांचेस है जिससे कि टीजीटी और पीजीटी में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर पिछले साल के पेपरों को देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस आए हैं वो अलजेब्रा से आए हैं। इसके बाद क्वेश्चंस जो आए हैं वो कैलकुलस से आए हैं। उसके बाद जो है वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से आए हैं। बाकी बहुत सारी ब्रांचेस हैं अन्य भी, उनसे भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो सबसे एक बड़ा जो पोर्शन है वो हमारा अलजेब्रा का है। तो आज से हम लोग जो है वो अलजेब्रा जो है उसको हम लोग पढ़ेंगे। तो जितने भी लोग टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, जाहिर सी बात है कि उनको बेसिक चीज़ें तो आती हैं, ठीक। तो हम लोग बीच बीच में हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो पिछले सालों में पूछे गए, चाहे वो यूपी पीजीटी में टीजीटी में आए हो या किसी अन्य स्टेट की पीजीटी टीजीटी में आए हो या केवीएस में आए हो, डीएसबी में आए हो, या फिर कुछ क्वेश्चन जो है वो पीसीएस प्री के एग्जाम में भी पूछे गए, ठीक। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग उन क्वेश्चंस को उठा के चलेंगे, ऐसे क्वेश्चन जो अलग हैं, ठीक, जो सब पढ़ते चले आते हैं फर्स्ट ईयर में इंटर में, उन पे ज़्यादा फोकस नहीं रहेगा। उन पे रहेगा जो क्वेश्चंस कुछ अलग होते हैं, उन पे रहेगा उनको हम कितनी जल्दी से लगा सकते हैं, इससे संबंधित जो है वो हम लोग पढ़ेंगे। और जब कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन आएगा तो उसमें अगर कोई इंपॉर्टेंट चीज़ है तो वहीं पर उसके बारे में बताई जाएगी। तो इससे क्या होगा कि क्वेश्चन भी हमें समझ में आएगा कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं पिछले सालों में। और बहुत से क्वेश्चन जो है वो डिजिट्स रिपीट कर करके पूछा जाता है कि मान लो राजस्थान में पूछ लिया, फिर अगले साल वो यूपी में आ गया लेकिन अलग डिजिट से, तो बेस वही रहता है। तो हमें दो चीज़ें यहाँ पर समझनी है, एक तो ये कि किस तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो पिछले गत वर्षों में जो है वो पूछे गए हैं, और दूसरा कि वहीं पर हम कॉन्सेप्ट को भी क्लियर करते चलेंगे जो थोड़ा अलग है। बाकी फर्स्ट ईयर इंटर का बेसिक जो है वो सभी को लगभग आता है जो पहले से तैयारी कर रहा है। तो आज हम लोग अलजेब्रा स्टार्ट करते हैं और सारे वही क्वेश्चंस होंगे जो पिछले गत वर्षों में किसी न किसी स्टेट में टीजीटी पीजीटी या फिर पीसीएस प्री या केंद्रीय विद्यालय की जो वैकेंसी आती है उसमें पूछे गए। तो जैसे कि पहला जो क्वेश्चन हमारा है वो ये है, और ये हमारा जो है वो पूछा गया है यूपी टीजीटी 2016 में, ठीक। जैसा कि आप लोगों को पता है कि जो यूपी टीजीटी 2016 का पेपर है वो अभी जो है वो पिछले ही साल हुआ था 2019 में मार्च में, ठीक। तो काफ़ी टाइम मिल गया था लोगों को प्रिपरेशन करने का। तो अब हम लोग देखते हैं कि ये जो क्वेश्चन है ये कैसे सॉल्व होगा, और जो भी यहाँ पर पॉइंट आएगा उसको आप लोग नोट कर लेंगे ताकि वो आगे के लिए ध्यान रहे। क्वेश्चन है कि समीकरण दिया गया है, दो समीकरण दिए गए हैं, का कोई हल नहीं है, यानी इन समीकरण का कोई हल नहीं है जब ये जो k है इसकी वैल्यू -4 होगी, +4 होगी, 1 होगी या फिर -1 होगी, यानी जब इक्वेशन के कोई हल ना हो। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि अगर हमारी इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0 है और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 है, ठीक। यानी अगर कोई हल नहीं है तो इसके लिए प्रतिबंध क्या होता है, कोई हल नहीं तो प्रतिबंध होता है a1/a2 इक्वल b1/b2 डज नॉट इक्वल c1/c2, ठीक। अगर कोई हल नहीं है तो a1/a2 इक्वल b1/b2 डज नॉट इक्वल c1/c2, और अगर अनंत हल है यानी इनफाइनाइट सोल्यूशन है तो फिर a1/a2 इक्वल b1/b2 इक्वल c1/c2, ठीक। तो अगर कोई हल नहीं है तो ये दोनों इक्वल होंगे, ये इक्वल नहीं होगा,
और अगर अनंत हल है यानी इनफाइनाइट सोल्यूशन है तो तीनों के रेशियो जो है वो इक्वल रहेंगे। ठीक, तो इस पर आधारित कई बार प्रश्न पूछे गए, कभी कभी सीधे पूछ लिया गया कि ये इक्वेशन है, कोई हल नहीं है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन इस तरह से दे दिए, या फिर अनंत हल है तो ये दे दिया गया। ये जो अनंत हल वाला क्वेश्चन है ये हमारा जो है वो DSSB में जो है वो पूछा गया है 2018 में, ये वाला। ठीक, तो अब देखते हैं यहां पर क्या है। तो यहां पर कोई हल नहीं है तो हम कंपेयर करके वैल्यू लिखेंगे। तो कंडीशन ये वाली हमारी लगेगी, तो A1 यानी 2, A2 यानी 6 इक्वल y का कोफिशिएंट यानी B1 और ये B2 और डज नॉट इक्वल 7 और इधर कितना 15। तो ये तो इक्वल है ही नहीं, तो इससे हमें कोई मतलब नहीं, हमें इसे सॉल्व करना है। ये माइनस माइनस कैंसिल हो गए, तो ये हो गया 2/6 इक्वल k/12। तो ये इससे कैंसिल हो गया, 2 टाइम्स क्रॉस मल्टीप्लाई करी तो k की वैल्यू कितनी आ गई 4। इसका मतलब ऑप्शन बी जो है वो हमारा करेक्ट होगा। ठीक, तो ये हम सिंपल भी कर सकते हैं, लेकिन मैं जो हूं वो क्वेश्चन में ही आपको जो है उसकी बेसिक बता रहा हूं। ठीक, यानी इससे हमको दो लाभ होंगे। एक तो ये होगा कि हम ये समझ पाएंगे किस तरह के क्वेश्चन पिछले सालों में पूछे गए हैं, तो हमें उसी हिसाब से तैयारी करनी होगी। दूसरा कि हम साथ ही साथ उसका कॉन्सेप्ट भी सीखते जाएंगे और क्वेश्चन भी लगाते जाएंगे। तो कॉन्सेप्ट बता दिया, क्वेश्चन हम डायरेक्ट लगा सकते हैं सीधे, इनका रेशियो बराबर इनका रेशियो, बस क्योंकि हमें पहले से कॉन्सेप्ट पता है, तो कॉन्सेप्ट यहां पर समझ में आ गया। तो ये तो पहला ये क्वेश्चन है। तो अगला क्वेश्चन हमारा है कि x के सभी वास्तविक मानों के लिए जो समीकरण x² - 5x + 5 की होल पावर x² + 4x - 60 इक्वल 1 को संतुष्ट करते हैं का योगफल है। यानी x के वो मान जो वास्तविक हो और इस समीकरण को सेटिस्फाई करें, उनका योगफल निकालना है। तो क्वेश्चन कितना घुमाया गया है और देखने से कितना ही कठिन लग रहा है। नीचे ऑप्शन दिए गए हैं, ये KVS PGT में 2018 में पूछा गया है। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो पहले हम कुछ कॉन्सेप्ट समझेंगे। वी नो दैट, ठीक, तो इसमें कई केस होंगे। पहला केस फर्स्ट, कि अगर a की पावर b है, अगर a की पावर 0 है तो उसकी वैल्यू क्या होती है 1। ठीक, तो यहां पर वैल्यू इक्वल में क्या है 1। तो एक कंडीशन ये हो सकती है कि अगर इसकी पावर जो है वो 0 हो जाए तब भी तो वैल्यू 1 आएगी, सेटिस्फाई करेगी। तो पावर में है कितना x² + 4x - 60, तो इसको हम किसके बराबर कर दें 0 के बराबर, और इसको सॉल्व कर लें। तो 60 के ऐसे फैक्टर करें कि हमको 4 मिले, तो क्या हो जाएंगे 60 के फैक्टर 10 और 4, तो x + 10 और x - 6 इक्वल 0। ठीक, तो इसके फैक्टर हमारे ये हो जाएंगे, तो हमें ये मिल जाएगा। ठीक, तो यहां से x की दो वैल्यू मिली -10 और +6। ठीक, दो वैल्यू हमको ये मिल गई केस फर्स्ट से। अब केस सेकंड क्या हो सकता है वो समझते हैं। केस सेकंड ये होता है कि अगर 1 की कोई भी पावर है तो इसकी वैल्यू भी तो 1 ही आती है। ठीक, यानी अगर हमारा बेस 1 है तो कोई भी पावर हो उसकी वैल्यू हमें क्या मिलेगी 1 ही मिलेगी। तो यानी बेस जो है वो 1 हो सकता है। तो x² - 5x + 5 इक्वल 1, देन x² - 5x + 4 इक्वल 0। इसके फैक्टर करेंगे तो x - 4 x - 1 इक्वल 0। तो यहां से x की हमें दो वैल्यू मिलेंगी 4 और 1, तो दो वैल्यू हमको यहां से मिल गई। यानी जो हमारे पास दो केस थे उससे हमको दो वैल्यू मिल गई, एक मिली -10, एक मिली 6, एक मिली हमें 4 और एक मिल गई हमें 1। ठीक, तो ये वैल्यू जो है वो हमको यहां से मिली। ठीक, अब आगे क्या केस बन सकते हैं वो समझाते हैं। इतना समझ में आ गया, दो केस, तो ये वैल्यू ध्यान रखेंगे कौन कौन सी मिली। अब आगे देखते हैं, इसको साइड में लिख लें ताकि याद रहे, -10 और 6। ठीक, अब केस थर्ड क्या है वो जरा समझते हैं। केस थर्ड कौन सा हो सकता है। केस थर्ड, अगर -1 की पावर इवन है
तो इसकी वैल्यू क्या मिलती है 1। इवन का मतलब सम संख्या है। अगर बेस हमारा -1 है और पावर उसकी क्या होनी चाहिए, फिर इवन होनी चाहिए। ठीक, तो बेस -1 है तो 1 कितना, x² - 5x + 5 = -1 एंड x² + 4x - 60 ये क्या होगा, इक्वल इवन। इसकी वैल्यू इवन फिर आनी चाहिए। ठीक, यानी जो इससे वैल्यू निकलेंगी वो वैल्यू अगर इसमें रखें तो वैल्यू हमें क्या मिलनी चाहिए, इवन मिलनी चाहिए। ठीक, तो इसको सॉल्व करेंगे तो x² - 5x इधर आएगा, प्लस का 6 = 0, x - 3 x - 2 = 0। तो यहां से x की वैल्यू मिली 3 और 2। अब हम ये चेक करेंगे क्या इन वैल्यू पे ये वैल्यू इवन मिल रही है, तो पहले 3 पे चेक करें। तो 3 का स्क्वायर 9, 3 चौकू 12 - 60, 12 और 9 19, तो 60 - 19 हमें कितना मिला, 31। 31 नहीं, कितना, 41। ठीक, तो 41 तो हमारा ऑड हो गया। इसका मतलब 3 पे हमें इवन नहीं मिला, तो 3 हमारी वैल्यू नहीं होगी। 2 पे चेक करें तो 2 का स्क्वायर 4, 2 चक्कू 8 - 60 यानी 12 - 60, ये जो है ये माइनस का, तो माइनस का 41 यानी वो ऑड मिलेगा। ठीक, 12 - 60 कितना होगा, माइनस का 48, तो ये इवन मिला, यानी 2 पे हमें इवन मिला। तो कहने का मतलब ये है, ये जो इक्वेशन लिखी थी इसकी 5 वैल्यू आई x की, जो कि इस समीकरण को सेटिस्फाई करेंगी। कौन कौन सी आई, -10 आई, 6 आई, 4 आई, 1 आई और 2 आई। हमसे कहा गया इनका योगफल यानी सम, तो इनको हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। इनको हम जोड़ देंगे तो 6 4 10 और ये 10 कैंसिल, 1 और 2 3, क्या आंसर आएगा 3। यानी इस इक्वेशन को जो वैल्यू सेटिस्फाई करेंगी उनका सम कितना आ जाएगा, 3। तो ये हमारे 3 केस थे जो कि इस कॉन्सेप्ट पर डिपेंड थे। ठीक, तो इस अच्छा क्वेश्चन था। आई होप कि आप सबको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगला प्रश्न है, यदि समीकरण x² + x + a = 0 वेयर a > 0 के मूल वास्तविक तथा असमान है, तो फिर इस समीकरण के मूल कैसे होंगे, परिमेय होंगे, अपरिमेय होंगे, अधिकल्पित यानी इमेजिनरी होंगे, इरेशनल रेशनल होंगे, या फिर इनमें से कोई नहीं होगा। तो हम देखते हैं इसके मूल क्या है, वास्तविक तथा असमान। हम जानते हैं कि अगर वास्तविक और असमान होते हैं तो b² - 4ac > 0 मिलता है। ठीक, तो हम वैल्यू रखें, b की वैल्यू कितनी 1, तो 1 का स्क्वायर -4a यानी x² का कोफिशिएंट गुणांक यानी 1 और c यानी कांस्टेंट टर्म। तो यहां से हमको एक कंडीशन मिल गई 1 - 4a > 0। ठीक, अगर हम माइनस से मल्टीप्लाई करें तो 4a - 1 < 0 हमको यहां से मिलेगा। ठीक, यहां से हमें कंडीशन मिली। अब इसके मूल कैसे होंगे, तो इसके लिए हम ये निकालें तो b² - 4ac हम इसके लिए निकालें तो कितना हो जाएगा, -4√a का स्क्वायर -4ac। ठीक, तो ये हो गया 16a - 4। यहां पे हमने 4 कॉमन लिया तो क्या बचा 4a - 1। अभी हम लोगों ने निकाला कि 4a - 1 < 0 है, तो अगर हम इसकी 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे तब भी तो < 0 रहेगा, तो ये वैल्यू क्या रहेगी, < 0। और अगर हमारा विविधकर डिक्रीजमेंट जो है वो < 0 होता है तो हमारे मूल कैसे हो जाते हैं, अधिकल्पित यानी इमेजिनरी। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा, सी वाला सही होगा, यानी इसके मूल अधिकल्पित यानी काल्पनिक यानी इमेजिनरी होंगे। ये प्रश्न भी यूपी पीजीटी 2016 में जो है वो पूछा गया है। अगला प्रश्न हमारा है कि वास्तविक संख्या के लिए जहां x ≠ 0 कौन सी असमीका सत्य है। यहाँ पर कई असमीकाएं दी गई हैं, इनइक्वालिटी दी गई है, कौन सी सत्य है, ये या फिर ये। तो इसके लिए हम लोगों ने छोटे क्लास में पढ़ा होगा कि कोई भी संख्या हो यानी अगर कोई भी धनात्मक संख्या है तो उस संख्या में उसका व्युत्क्रम जोड़ने पर जो मिलेगी संख्या वो हमेशा 2 या 2 से ज्यादा होगी। ठीक,
कोई भी पॉजिटिव संख्या लेंगे, अगर उसका रेसिप्रोकल यानी उसका व्युत्क्रम उसमें जोड़ेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो हमेशा 2 या 2 से ज्यादा आएगी। तो ये क्या लिखी है संख्या, और ये क्या लिखा है उसका व्युत्क्रम, इनको जोड़ने पर जो मिलेगा वो 2 या 2 से ज्यादा आएगा, यानी डी वाला ऑप्शन हमारा सही है। ये क्वेश्चन जो है वो DSSB में 2018 में पूछा गया है। तो ये ऐसे क्वेश्चन है, खाली देखेंगे और आंसर पे टिक लग जाएगा। अगला समीकरण मॉड x प्लस 4 इक्वल -4, इसके हैं एक हल है, इसके दो हल हैं, कई हल हैं या कोई हल नहीं, यानी केवल एक ही सोल्यूशन आएगा, दो सोल्यूशन आएंगे, बहुत सारे सोल्यूशन आएंगे या कोई भी नहीं आएगा। तो इसको भी देख कर ही केवल सॉल्व, बहुत से लोग क्या करेंगे इसको सॉल्व करने लगेंगे, आंसर निकाल लेंगे। गलत। देखिए हम लोगों को पता है कि किसी भी नंबर का या किसी भी टर्म का जो मॉडुलस होता है वो हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव। ठीक, तो ये क्या लिखा है मॉडुलस, और इसकी वैल्यू कितनी लिखी है -4। तो क्या मॉडुलस की वैल्यू निगेटिव हो सकती है? नहीं हो सकती है। इसका मतलब इसका कोई भी हल नहीं होगा, यानी हमारा डी वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। तो अगर इस तरह के क्वेश्चन एक बार हमारे सामने आएंगे तो हमको ये अंदाजा हो जाएगा कि अगर इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो हमें सॉल्व नहीं करना है, सीधे देख के आंसर लगाना है। तो बस इसीलिए इस तरह के क्वेश्चन हम लोग सामने देखेंगे, जिससे कि हमें पता चल जाए कि किस तरह के क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं। अगला है tan x इक्वल x का मूल है, यानी x का मान है, कितना है, 0 है, π/2 है, पाई है या कोई हल नहीं है। तो देखें समीकरण का हल, भाई ये क्या है, एक समीकरण है, तो समीकरण का हल ही तो मूल कहलाता है। तो समीकरण का हल क्या होता है, जो उसको सेटिस्फाई करे, यानी राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड क्या है, बराबर है। ठीक, तो जरा हम ऐसे ही रख के देख लेते हैं। भाई π/2 रखेंगे तो tan π/2 क्या होगा, इन्फिनाइट, और इधर π/2 तो क्या बराबर आया, नहीं। पाई रखें तो tan पाई क्या होगा, 0, इधर पाई आया, क्या आया, नहीं आया। 0 रखें, इधर tan 0 0 और इधर 0 रखेंगे 0, यानी इस समीकरण का हल क्या है, ये। तो बहुत से ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं जिन्हें सॉल्व नहीं करना है, या तो वो देख के आंसर हमें पता होगा या तो ऑप्शन की हेल्प से हम आंसर निकाल लेंगे, क्योंकि यहां पर हमें सोल्यूशन नहीं लगाना है बल्कि सोल्यूशन को टिक करना है सही आंसर। ठीक, तो बहुत से क्वेश्चन देख के आंसर लिखेंगे, बहुत से ऑप्शन से हम आंसर को क्वेश्चन को मैच करा के जान पाएंगे कौन सा राइट आंसर है, तो समय भी कम लगेगा, सोल्यूशन नहीं करना पड़ेगा। नेक्स्ट, फलन f(x) इक्वल 1/x का डोमेन होगा, यानी फंक्शन जो है वो कैसा होगा। आप लोगों ने इंटर क्लास में पढ़ा होगा ह्रासमान तथा वर्धमान फलन, यानी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन। तो फंक्शन कैसा होगा, वृद्धिशील यानी वर्धमान यानी इंक्रीजिंग, ह्रासशील यानी ह्रासमान यानी डिक्रीजिंग, नियत यानी कांस्टेंट, या फिर सूचना जो दी गई है वो पर्याप्त नहीं है कि हम जानकारी ले सकें। तो देखिए हम लोगों ने पढ़ा f(x) बराबर कितना है ये, तो अगर हम इसका डिफरेंशिएट इसको हम करेंगे, इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो क्या आएगा, माइनस का 1/x²। तो जो डेरिवेटिव है वो हमारा क्या है, लेस देन 0। हम लोगों ने पढ़ा होगा ठीक, कि अगर डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 आता है तो फंक्शन इंक्रीजिंग यानी वृद्धिशील यानी वर्धमान होता है, और अगर लेस देन 0 आता है तो ह्रासमान यानी ह्रासशील यानी डिक्रीजिंग होता है। तो जो फंक्शन दिया है उसे डिफरेंशिएट किया, डेरिवेटिव हमारा नेगेटिव आया यानी 0 से कम है, तो फंक्शन हमारा क्या हो गया, ह्रासमान यानी ह्रासशील यानी डिक्रीजिंग। तो अगला प्रश्न है, यदि समीकरण x³ - 3x² - 4x + 12 के दो मूलों का योग 0 है तो फिर मूल क्या होंगे। भाई 3 घात की समीकरण है तो 3 मूल आएंगे, दो मूलों का योगफल 0 है, तो अब इसमें क्या हम पूरा सॉल्व करेंगे और लगाएंगे जैसे हम लोगों ने फर्स्ट ईयर क्लास में पढ़ा है, तो वैसे हम नहीं करेंगे, बल्कि हम ऑप्शन उठाएंगे और आंसर निकालेंगे। दो मूलों का योगफल 0 है, ऑप्शन चेक करेंगे, यहाँ तीनों मूल पॉजिटिव हैं यानी 2 का योग 0 हो नहीं सकता है, यहाँ पर भी तीनों पॉजिटिव हैं यानी इनका योग भी 0 नहीं हो सकता है। अब बचे ये दो, इसमें ये दो मूल जोड़ दें तो योग 0, इसमें ये दो मूल जोड़ दें तो योग 0। ठीक, अब हम देखेंगे कि तीनों मूलों का योगफल क्या है। तो अगर अल्फा बीटा गामा 3 मूल होते हैं तो इनका योगफल क्या होता है, -x² का कोफिशिएंट अपॉन x³ का कोफिशिएंट। ठीक, तो कितना आया 3, यानी मूलों का योगफल कितना हुआ 3। ठीक, तो क्या इनको जोड़ने पर 3 मिल रहा है या इनको जोड़ने पर 3 मिल रहा है, तो 2 और -2 0,
और +3 यानी 3 मिला, इसको जोड़ें तो 3 - 3 0 और +2 यानी 2। तो मूलों का योगफल 3 होना चाहिए, वो इस ऑप्शन से मिल रहा है। देखिए कितनी जल्दी आंसर आ गया, और सॉल्व करने बैठते तो कितना समय लगता। ये हमारा टीजीटी 1999 में पूछा गया है। अगला, किसी भी r लगातार प्राकृतिक संख्याओं का गुणन हमेशा विभाज्य है फैक्टोरियल r से, r स्क्वायर से, r की पावर n से, या इसमें से कोई नहीं। पीजीटी 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है, 2009 में। ठीक, तो देखिए हम लोग जानते हैं कि r लगातार प्राकृतिक संख्या, तो लगातार प्राकृतिक संख्या, ठीक, इनका गुणा जो आएगा वो किससे विभाजित होगा, फैक्टोरियल r से। क्योंकि फैक्टोरियल r क्या है कि r से लेकर और जितनी भी छोटी लगातार प्राकृतिक संख्या उनके गुणनफल को ही तो r कहते हैं। तो r लगातार प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल फैक्टोरियल r से विभाजित होगा। अगर कहता n लगातार प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल तो फैक्टोरियल n से विभाजित होगा। ठीक, नेक्स्ट और आज का अंतिम क्वेश्चन है, समीकरण साइन e की पावर x इक्वल 5 की पावर x प्लस 5 की पावर -x के कुल कितने हल हैं। यानी ये जो इक्वेशन है इसको सॉल्व करने पर कुल कितने हल यानी कुल कितनी x की वैल्यू आएंगी। तो देखें जरा, हम लोग जानते हैं कि जो साइन की वैल्यू होती है वो -1 और +1 के बीच में रहती है। ठीक, यानी 1 या 1 से छोटी, -1 या -1 से बड़ी रहती है। ठीक, तो इसकी वैल्यू जो है वो -1 और +1 के बीच में ही कोई ना कोई मिलेगी। और ये जो लिखा है 5 की पावर x प्लस 5 की पावर -x, तो हम यहाँ पर x की कोई भी रियल वैल्यू रखें, इसकी टोटल वैल्यू जो मिलेगी वो हमेशा हमें क्या मिलेगी, ग्रेटर देन इक्वल टू, है ना भाई। ये वैल्यू 2 से ज़्यादा मिलेगी, तुम कोई भी वैल्यू रखो, क्या इसकी वैल्यू कभी भी माइनस में आ सकती है, नहीं। मैक्सिमम इसकी वैल्यू क्या आ सकती है, मतलब मिनिमम क्या आ सकती है 1, इससे कम इसकी वैल्यू नहीं आएगी। और इसकी वैल्यू भी मिनिमम क्या आ सकती है 1, इससे कम नहीं आएगी। और चूंकि बीच में प्लस है तो जुड़ेगा, यानी 2 तो रहेगी ही रहेगी, इससे कम हो नहीं सकती है। तो राइट साइड की वैल्यू 2 या 2 से ज्यादा, और लेफ्ट साइड की वैल्यू -1 और +1 के बीच में कोई वैल्यू, तो क्या दोनों सेटिस्फाई कर रही हैं, नहीं कर रही। इसका मतलब इस इक्वेशन का कोई भी हल नहीं होगा। लेकिन हमसे पूछा गया है कुल कितने हल होंगे, तो एक भी हल नहीं होगा, यानी सोल्यूशन कितने होंगे, नंबर ऑफ सोल्यूशन 0, यानी कितने हल होंगे, 0 हल होंगे। ठीक, तो आज मैंने आपको 10 ऐसे क्वेश्चन कराए कि आपने हो सकता है इन्हें पहली बार देखा हो। ठीक, तो टीजीटी पीजीटी में जो भी क्वेश्चन आते हैं कुछ तो बहुत इजी होते हैं, जो लोग लगातार पढ़ रहे हैं या पढ़ा रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, वो आसानी से सॉल्व कर लेते हैं, शॉर्ट ट्रिक भी लगा लेते हैं। लेकिन जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो वहीं पर वो जो है वो रह जाते हैं। तो हमको ऐसी तैयारी करनी है कि जो नंबर हमारे कम होते हैं, ठीक भाई, देखिए अगर 100 110 से कम है तो बहुत मुश्किल है, तो वही जो 20-25 नंबर हैं वो हमको पकड़ने हैं, और उनको पकड़ने के लिए हमको इस तरीके के प्रश्नों को जो है वो जल्दी से जल्दी हल करना पड़ेगा। तो आज थोड़ा इजी क्वेश्चन बताए, कल या आने वाले समय में और क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे। और अलजेब्रा बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन है जो कि काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। अगर पेपर उठा के देखेंगे तो बहुत ज़्यादा अलजेब्रा के क्वेश्चन आए हैं। तो हम लोगों ने कुछ अलजेब्रा के क्वेश्चन उठा के देखे, उसका कॉन्सेप्ट सीखा। अगर इनमें से कोई क्वेश्चन रिपीट होता है इनके जैसा तो हम आसानी से कर सकते हैं। अब आप लोग अपनी राय जरूर दीजिए कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा, आपके लिए इसका कोई फ़ायदा आपको मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। उसी बेस पे जो है अपने कमेंट जरूर कीजिए, और अगर अच्छा लगे तो इससे ज़्यादा से ज़्यादा जो है, जो भी ऐसे छात्र हैं जो पढ़ रहे हैं या ऐसे टीचर हैं जो कि इसकी तैयारी कर रहे हैं, तो उनको भी जो इसका है लाभ मिले। और अपनी राय जरूर दीजिए कमेंट करके, उसी आधार पे जो है फिर आगे जो है वो वीडियो प्रस्तुत करूँगा। थैंक यू।